नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुप्रिया आप सबका स्वागत करती हूँ डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आज 4 नवंबर है, तो आज की क्लास में हम 4 नवंबर से रिलेटेड जो भी न्यूज है, जो भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उन्हें के करके डिस्कस करेंगे। और क्लास के दौरान यानी कि जब हम क्वेश्चन देख रहे होंगे तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ अन्य भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगी, जहां से हमें लगता है कि हाँ, हमारे एग्जाम में वहां से भी क्वेश्चन को पूछे जा सकते हैं, तो हम उन पॉइंट्स को भी ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए और सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जो है इस सेशन का लाभ ले सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मैं डेली इसी टाइम मॉर्निंग में आप सभी लोगों से करंट अफेयर्स की क्लास में मिलती हूँ और बहुत सारी चीजों, इंपॉर्टेंट चीजों पे हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होते हैं। और जब क्लास चलती है तो मैं देखती हूँ काफी आप लोग अच्छा आंसर्स करते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से आंसर करते रहिए। इसी तरह से रेगुलर देखिए, एग्जाम को हमें क्वालिफाई करना है तो हमें रेगुलरिटी अपनी जो है, रेगुलर हम चीजों पे प्रैक्टिस करें, अपना रेगुलर क्लास अटेंड करें, अपनी कुछ शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाते रहिए। ठीक है, जिसको आप अपना रिवीजन करते रहिए। तो एक प्रैक्टिस प्लस रिवीजन, ये एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है, तो डेली इसी तरह से करंट अफेयर्स की क्लास करिए, अपने कुछ की नोट्स भी बनाते रहिए। ठीक है, चलिए मैं ज्यादा आप लोग का टाइम नहीं लूंगी और चलते हैं जल्दी से अपने सेशन पे और अपने सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया है। देखिए, मानगढ़ धाम को भी हाल फिलहाल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया है कि ये राष्ट्र का स्मारक है। और ये किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है अपने आप में ये। ठीक है, तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है ये है राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान में जो है मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया गया है। तो ये जो मानगढ़ जो पहाड़ी है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये एक तरीके से ना सिर्फ राजस्थान के लिए बल्कि गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सभी राज्यों के जो लोग हैं उनकी एक साझी विरासत मानी जाती है। आइए समझेंगे क्या कारण है। ठीक है, मानगढ़ धाम का इतिहास में क्या अपना महत्व है, इसको भी हम देखेंगे। देखिए, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी राजस्थान में गए थे और राजस्थान में इन्होंने रामगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया। और राजस्थान में एक जिला है जिसका नाम है बांसवाड़ा जिला। बांसवाड़ा जिला में मानगढ़ धाम की गौरव गाथा कार्यक्रम आयोजित की गई और उस कार्यक्रम को माननीय प्रधानमंत्री जी ने संबोधित भी किया। और इस दौरान ध्यान रखिएगा, मानगढ़ में एक वहां पे एक संघर्ष हुआ था वहां की जनजातियों के और अंग्रेजों के बीच में स्वतंत्रता को लेकर के। तो जो जनजातियों के, वहां के जो जनजाति के लोग थे, जो आदिवासी जो जनजाति थी, वो जब अंग्रेजों के संघर्ष के दौरान जो काफी बड़ी संख्या में उनकी मृत्यु हुई थी, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने श्रद्धांजलि भी दिया। ठीक है, बात है 1913 की। 1913 में जो मानगढ़ धाम में ब्रिटिश सेना के द्वारा लगभग 1500 आदिवासियों को मारा गया था और वहां पे जो है इनका स्मारक बना हुआ है। इस 1913 में जो संघर्ष हुआ था अंग्रेजों और आदिवासी के बीच में, आदिवासी समुदाय के बीच में, जो कि 17 नवंबर 1913 में हुआ था, इसका नेतृत्व वहां के एक प्रमुख नेता थे जिनका नाम है गोविंद गुरु। ठीक है, गोविंद गुरु जी ने इस अंग्रेजों से जो स्वतंत्रता की लड़ाई में उनका नेतृत्व किया था और इसी में जो है लगभग 1500 आदिवासी जो है वो शहीद हुए थे। ध्यान रखिएगा कि जो गुरु गोविंद जी थे, माफ करिएगा, गोविंद गुरु जी थे, इन्होंने जो है अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ एक संघर्ष किया आदिवासियों के समुदाय, जो आदिवासी समुदाय है उनके अधिकारों के लिए। और इतना ही नहीं, अगर गोविंद गुरु जी की हम अन्य भूमिका के भी बारे में बात करें दोस्तों, तो इन्होंने जो समुदाय में विद्यमान कुरीतियां थी उनको भी दूर करने के लिए अभियान चलाया। इसलिए अगर हम गुरु गोविंद की बात करें तो ये ना सिर्फ देखा जाए एक आध्यात्मिक गुरु थे, बल्कि एक समाज सुधारक देखे, एक संत, एक लोक नेता के रूप में ये थे। ठीक है, यहाँ पे मानगढ़ धाम की बात करें दोस्तों, तो ये राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के लाखों श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखता है। ठीक है, तो गोविंद गुरु जी के बारे में ध्यान रखिएगा। 1913 में, ठीक है, यहाँ पे एक भील समुदाय था, विशेषकर उसकी भूमिका थी। ठीक है, भील समुदाय, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, भील समुदाय, ठीक है, आदिवासी समुदाय था, उसका संघर्ष विशेष करके हुआ था अंग्रेजों से। ठीक है, चूंकि हम बात कर रहे हैं राजस्थान की, तो आइए राजस्थान को भी देख लेते हैं कि हमारा जो भारत में राजस्थान का कहाँ पे क्षेत्र। तो यहाँ पे जब हम पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे, जैसा कि आपके स्क्रीन पे इंडिया का मैप खुला हुआ है और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा राजस्थान। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो राजस्थान जो है
भारत का सबसे बड़ा जो है राज्य है, ठीक है, राजस्थान दिख रहा है आपको। तो राजस्थान जो कि इसकी सीमा देखा जाए एक अंतरराष्ट्रीय सीमा है, पाकिस्तान से लग रही है। दूसरा देखा जाए राज्यों से ये अपनी जो सीमा साझा कर रहा है, जिसमें देखा जाए पंजाब है, फिर आप देखेंगे हरियाणा है, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर मध्य प्रदेश है और फिर गुजरात से ये अपनी सीमा को साझा करता है। इसकी कोई भी सामुद्रिक सीमा नहीं है, ठीक है। गुजरात की, अगर माफ करिएगा, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की देखिए राजधानी क्या है दोस्तों, जयपुर। देखिए उस दिन मैंने गलती से मेरे मुंह से निकल गया था, मैंने जोधपुर बोल दिया था, ठीक है। कभी कभी हम फ्लो में बोल जाते हैं, उस समय में नहीं पता चल रहा होता, ठीक है। काफी अच्छा लगा आप लोगों ने इसको करेक्ट किया था, ठीक है। तो जयपुर है, ठीक है, गुलाबी शहर के नाम से ये फेमस है। अगर हम बात करते हैं वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल, तो कलराज मिश्र जो है वो यहाँ के राज्यपाल हैं। वही मुख्यमंत्री अगर राजस्थान की बात किया जाए तो अशोक गहलोत जो है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री है। संसदीय सीटों की बात किया जाए दोस्तों तो राजस्थान में जो है, राजस्थान की राज्यसभा में 10 सीटें हैं और लोकसभा में जो है 25 सीटें हैं। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि सर्वाधिक सीटों वाला जो राज्य लोकसभा में किस राज्य की सर्वाधिक सीट है, ठीक है। कुछ अन्य भी महत्वपूर्ण तथ्य जो राजस्थान से संबंधित है और करंट में काफी चर्चा में रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने चर्चा भी किया था कि गरुड़ अभ्यास किया गया था, ठीक है। गरुड़ अभ्यास का 7वां संस्करण आयोजित किया गया था, जो कि किसके बीच, भारत और फ्रांस के बीच में था। कहाँ पे दोस्तों, जोधपुर में, ठीक है। तो ये राजस्थान का शहर है जोधपुर, जहां पे गरुड़ अभ्यास का 7वां संस्करण आयोजित किया गया भारत और फ्रांस के बीच में। राजस्थान के नए डीजीपी के रूप में नियुक्त किए गए हैं, जिनका नाम है उमेश मिश्रा। वहीं हम बात करें कि देश की ऐसी पहली सरकार जिसने शांति और अहिंसा विभाग का गठन किया। ध्यान रखिएगा किस राज्य सरकार ने देश में पहली विभाग एक बनाया जो कि शांति और अहिंसा विभाग है। और ये विभाग जो है कार्य करेगा, किसके अधीन कार्य करेगा, तो ये करेगा कला और संस्कृति विभाग के अधीन कार्य करेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वहीं पे बात करें कि यहाँ पे जो 5वां दक्षिण एशियाई भू विज्ञान सम्मेलन GEO इंडिया 2022 का उद्घाटन किया गया था, ठीक है। किसने, जयपुर में, किसके द्वारा, हरदीप सिंह पुरी के द्वारा किया गया था। और ध्यान रखिएगा अभी हाल फिलहाल हम लोगों ने चर्चा भी किया था कि देश का पहला कोचिंग हब विकसित किया जा रहा है, कहाँ पे, जयपुर में, ठीक है। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में देश का पहला कोचिंग हब विकसित किया जा रहा है। तो ये देखिएगा अभी हाल फिलहाल के ही करंट अफेयर्स हैं, ठीक है, जो कि राजस्थान से संबंधित है, मोस्ट इंपोर्टेंट। आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO शासनाध्यक्षों की 21वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, ठीक है। 21वीं बैठक हुई है SCO की, यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। इस बैठक में देखा जाए भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, या फिर विदेश मंत्री राजनाथ एस जयशंकर ने, गृह मंत्री अमित शाह ने, या फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, ठीक है, यानी कि एस जयशंकर, जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने 21वीं बैठक का प्रतिनिधित्व किया भारत की तरफ से SCO के शासनाध्यक्षों की। आइए बात करते हैं, ये देखिए स्क्रीन पे आप तस्वीर देख सकते हैं। ये जो बैठक हुई है ये वर्चुअल हुआ है, ठीक है। और वर्चुअल बैठक में जो कि संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देश है, उनके जो प्रमुख है, उन प्रमुखों की जो परिषद की 21वीं बैठक हुई है वो वर्चुअल माध्यम से हुई है, ठीक है। इसमें जो भारत का प्रतिनिधित्व क्या है 21वीं बैठक में, वो किया है विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने किया है। इसमें देखा जाए किन किन देशों के लोगों ने भाग लिया, तो यहाँ पे जो है SCO के जो सदस्य देश है उन्होंने भाग लिया। पर्यवेक्षक जो राष्ट्र है, ठीक है, SCO के महासचिव, जो पर्यवेक्षक राष्ट्र SCO के महासचिव, उन्होंने SCO क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे के कार्यकारी निदेशक और तुर्कमेनिस्तान ने भी इसमें भाग लिया। अगर हम बात करें कि इस बैठक के दौरान जो 21वीं बैठक हुई है SCO के शासनाध्यक्षों की, उसमें जो है माननीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने क्या क्या चीजों के बारे में अपनी जो भारत की प्रतिबद्धता है किन किन चीजों को लेकर के उस पर चर्चा किया। तो सबसे पहले उन्होंने बताया भारत जो है खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा के लिए जो कार्य कर रहा है, जो उसकी प्रतिबद्धता है, उस पर उन्होंने चर्चा किया। जलवायु परिवर्तन को लेकर भारत क्या क्या अपने कदम बढ़ा रहा है, क्या स्टेप्स है, उस पर बात किया। व्यापार और संस्कृति के क्षेत्र में जो बहुपक्षीय सहयोग है, उस बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत क्या क्या प्रयास कर रहा है, इन सारी चीजों पे एस जयशंकर जी ने चर्चा किया। और बात करें इसी दौरान जो है एस जयशंकर जी ने जो 20 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए एक अभियान चला, एक मिशन चला, जिसका नाम है मिशन लाइफ यानी कि पर्यावरण के लिए जीवन शैली। देखिए इसका फुल फॉर्म आपको पता चल जाएगा, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट।
ठीक है, पर्यावरण के लिए जीवन शैली, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। तो इसके बारे में जो लाइफ मिशन के बारे में बात किया जाए तो 2021 में जो हुआ था COP26, ठीक है, COP26 हुआ था, कहाँ पे हुआ था, ग्लासगो में हुआ था। और इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये मिशन चलाया, मिशन लाइफ, जिसका मतलब है कि पर्यावरण के अनुकूल जो है अपनी जीवन शैली को अपनाना, ऐसी जीवन शैली जो पर्यावरण को क्या करे, हानि न पहुंचाए, पर्यावरण का संरक्षण कर सके। ये मिशन अभी हाल फिलहाल में देखा जाए तो जो लागू किया गया है, यानी कि 20 अक्टूबर को हम लोगों ने इस पर चर्चा भी किया था। इस मिशन के भी बारे में उन्होंने चर्चा की कि भारत जो है इसके लिए क्या क्या कार्य कर रहा है, ये सारी चीजें जो है इस 21वीं बैठक के दौरान डिस्कस की गई। चूंकि हम बात कर रहे हैं एससीओ संगठन के बारे में, यानी कि संघाई सहयोग संगठन, तो इसके बारे में भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम एससीओ की बात करें कि इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी, तो 2001 में हुई थी, चीन के शहर संघाई में हुई थी। अगर हम बात करते हैं इसका सचिवालय कहाँ पे है, तो इसका सचिवालय बीजिंग में है, जो कि चीन में है। वर्तमान में दोस्तों इसके 9 सदस्य देश हैं, ठीक है, कौन कौन है, रूस है, चीन है, किर्गिस्तान जिसे किर्गिज गणराज्य कहा गया है, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान और ईरान। देखिए भारत और पाकिस्तान वर्ष 2017 में एक साथ जुड़े थे, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ईरान अभी हाल फिलहाल में ही एससीओ का सदस्य बना है। अगर हम बात करें इस वर्ष 2022 में जो एससीओ संगठन जो शिखर सम्मेलन है उसकी मेजबानी किस देश ने किया है, तो उज्बेकिस्तान ने जो है वो एससीओ की मेजबानी की है 2022 में। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप स्क्रीन पे लगे इस पिक्चर को देख रहे होंगे, जो कि एक मैप है और ये एससीओ के सदस्य देशों के बारे में बता रहा है, जिसमें हमें बता रहा है कि मेंबर स्टेट्स कौन कौन से दोस्तों। तो आपने मेंबर स्टेट्स देख लिया, सबसे इंपॉर्टेंट है ईरान अभी हाल फिलहाल में जुड़ा है। यहाँ पे ऑब्जर्वर स्टेट्स की बात करें तो अफगानिस्तान, मंगोलिया और बेलारूस जो है ये ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। और डायलॉग पार्टनर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, आर्मेनिया, नेपाल, अजरबैजान, श्रीलंका, अपना देखा जाए कंबोडिया, टर्की, इजिप्ट और सऊदी अरब। और वहीं गेस्ट अटेंडेंस की बात करें तो आसियान जो है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए ऑब्जर्वर स्टेट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और नया सदस्य इसमें कौन बना, ये। और 2022 का एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने किया, उज्बेकिस्तान, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन सम्मान से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर सम्मान दिया गया है, जो कि बांग्लादेश सरकार के द्वारा दिया गया है। किसे दिया गया है, जवाहरलाल नेहरू जी, सैम मानेकशॉ, एडवर्ड एम कैनेडी या फिर लाल बहादुर शास्त्री। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करते रहा करिए, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, एडवर्ड एम कैनेडी को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर सम्मान से सम्मानित किया गया है बांग्लादेश की सरकार के द्वारा। आइए देख लेते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बांग्लादेश की वर्तमान प्रधानमंत्री शेख हसीना, और इन्होंने जो है एडवर्ड एम कैनेडी को जो है मरणोपरांत फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर पुरस्कार दिया, क्योंकि इन्होंने, अगर हम बात करते हैं एडवर्ड एम कैनेडी, तो इन्होंने जो बांग्लादेश को मुक्ति को, जो बांग्लादेश आपको पता है 1971, ठीक है, 1971 16 दिसंबर बांग्लादेश आजाद हुआ किससे, पाकिस्तान से, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जब संघर्ष हो रहा था, तो इस संघर्ष में एडवर्ड एम कैनेडी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी बांग्लादेश के पक्ष में। इसको लेकर के इन्होंने, यहाँ की सरकार ने जो है एडवर्ड एम कैनेडी, जो कि अमेरिका के प्रमुख लीडर हैं, उनको सम्मानित किया। ये पुरस्कार उनके बिहाफ पे उनके पुत्र एडवर्ड एम टेड कैनेडी जूनियर ने लिया। और यहाँ पे जो है इस पुरस्कार को देते वक्त शेख हसीना जी हैं, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, उन्होंने बोला कि कैनेडी ने 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के अंत तक पाकिस्तान को अमेरिका सैन्य और आर्थिक सहायता को रोकने के लिए कड़ी मेहनत की थी, ठीक है। तो जिस तरीके की मतलब पाकिस्तान को कोई आर्थिक सहायता ना मिले, किसी भी तरह की सैन्य सहायता ना मिले, जिससे कि पाकिस्तान एक तरीके से इस संघर्ष में जो है पावरफुल हो सके, ये सारी चीजों में मतलब एक तरीके से इस संघर्ष को रोकने का प्रयास किया था। इस कारण से ये पुरस्कार जो है दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे, और आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच पुरस्कार प्रदान किया गया। देखिए यहाँ से दो चीजें पूछा जा सकता है, एक तो लक्ष्मी भंडार योजना किस राज्य की है, दूसरा इसी योजना को स्कॉच पुरस्कार प्रदान किया गया है, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या फिर झारखंड। दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो है
बी। पश्चिम बंगाल की ये योजना है लक्ष्मी भंडार योजना और इसको स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ से हमें दो चीजें मिल गई, आइए बात करते हैं इसके बारे में। तो वहां की पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए एक योजना, एक महत्वपूर्ण योजना चलाई गई जिसका नाम है लक्ष्मी भंडार योजना। ठीक है, तो इस लक्ष्मी भंडार योजना के लिए महिला और बाल विकास श्रेणी में ये प्रतिष्ठित पुरस्कार है जिसका नाम है स्कॉच पुरस्कार, इस पुरस्कार से सम्मानित किया। ठीक है, अगर हम इस योजना की बात करें लक्ष्मी भंडार योजना की, तो ये पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा अगस्त 2021 में शुरू किया गया था। और इस योजना के तहत, लक्ष्मी भंडार योजना के तहत जो परिवार की जो महिला होती है, जो मुखिया होती है, ठीक है, महिला मुखिया, उसको क्या किया जाता है, एक आर्थिक अनुदान दिया जाता है, आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके तहत देखा जाए जो सामान्य वर्गीय महिला होगी, यानी कि जो जनरल कैटेगरी की जो महिला होंगी, जो महिला मुखिया होंगी परिवार को, उनको राज्य की तरफ से 500 रुपए प्रति माह। और अगर वहीं पे देखा जाए एससी और एसटी यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित जो महिला होंगी, महिला मुखिया, उनको 1000 रुपए प्रति माह जो है अनुदान प्रदान किया जाता है लक्ष्मी भंडार योजना के तहत। ये योजना देखा जाए महिला सशक्तिकरण में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और काफी सफल रही, जिस कारण से इसे जो है महिला बाल विकास की श्रेणी में प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। और आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहा नागरिक हवाई नौ परिवहन सेवा संस्था सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है, काफी लंबा आपको नाम लग रहा होगा, नागरिक हवाई नौ परिवहन सेवा संस्था। ठीक है, तो इसका देखिए समिट हुआ है, कहाँ पे हुआ है, मुंबई में, चेन्नई में, गोवा में या फिर बेंगलुरु में। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है सी है, गोवा में हुआ है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये 3 दिवसीय सम्मेलन था, ठीक है, नागरिक हवाई नौ परिवहन संस्था सम्मेलन, जो कि 1 से लेकर के 3 नवंबर 2022 के दौरान किया गया। कहाँ पे, गोवा में किया गया। ठीक है, गोवा में आयोजित हुआ था। इस वर्ष की बात करें कि नागरिक हवाई नौ परिवहन सेवा संस्था सम्मेलन की जो विषय थी, जो थीम था, वो देखिए क्या है, वैश्विक सोच, क्षेत्रीय सहयोग, स्थानीय को पूरा करना, ये सरकार सम्मेलन। इस दौरान देखा जाए, सम्मेलन के दौरान देखा जाए तो एशियाई प्रशांत क्षेत्र के साथ साथ अन्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 2045 के प्रदर्श आकाश के लिए पूर्ण वायु यातायात प्रणाली, वैश्विक समिति की परिकल्पना को वास्तविकता में बदलने के लिए चर्चा की गई। इन सारी चीजों पे जो है चर्चा किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, सिविल एयर शिपिंग सर्विस इंस्टीट्यूट सम्मेलन का आयोजन इस वर्ष गोवा में किया गया। थीम वैश्विक सोच, क्षेत्रीय सहयोग और स्थानीय को पूरा करना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जहां पे इंपॉर्टेंट चीजें रहती है वहां पे मैं थोड़ा सा डिस्कस करती हूँ, थोड़ा सा और इन डेप्थ जाने का प्रयास करती हूँ। जहां पे मुझे लगता है कि हाँ इतना आप लोगों के लिए सफिशिएंट है, तो मैं आगे निकल जाती हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो काफी इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंट इकोलॉजी के लिए। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा मधुमलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए अपने आप में स्टार क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में। तो मधुमलाई टाइगर रिजर्व देखिए दोस्तों कहाँ पे स्थित है, ये है तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, ये देखते क्यों है ये चर्चा में, तो देखते हैं। तो यहाँ पे जो आपका मधुमलाई टाइगर रिजर्व है, ये देखा जाए ट्राई जंक्शन, देखिए ट्राई जंक्शन, ठीक है, किसके जैसे ट्राई जंक्शन, यानी कि जहाँ पे 3 जो है क्षेत्र मिल रहे हैं आपस में, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु पर। ट्राई जंक्शन पर तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में स्थित है। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम पश्चिम में देखें तो वायनाड दिख रहा है, स्क्रीन पे देखते चलिए, वायनाड जो कि कहाँ पे, केरल में है, वन्य अभ्यारण्य। और यहाँ पे आप देखेंगे जो यहाँ पे बांदीपुर टाइगर रिजर्व है कर्नाटक का, वो, ठीक है, ट्राई जंक्शन। और यहाँ पे आपको दिखेगा मधुमलाई टाइगर रिजर्व। ठीक है, उनकी जो है इसी के बीच में आपको यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ट्राई जंक्शन है ये। ठीक है, और ये देखा जाए ये जो मधुमलाई टाइगर रिजर्व है, ये एशियाई हाथी जैसे प्रमुख प्रजातियों के लिए बड़े संरक्षण परिदृश्य का निर्माण करती है। ठीक है, अगर हम बात करें कि हाल फिलहाल में ये मधुमलाई टाइगर रिजर्व चर्चा में क्यों है, तो देखिए वहां के जो वन विभाग है वो सेना स्पेक्टाविलस जैसी आक्रामक प्रजातियों के प्रसार से निपटने के लिए एक रणनीति अपना रही। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो सेना स्पेक्टाविलस है या फिर हम लेंटाना कमारा है, ये क्या है, एक आक्रामक खरपतवार है। ठीक है, ये खरपतवार क्या करते हैं, जो स्थानीय जो जैव विविधता है उस स्थानीय जैव विविधता पे नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इतना ही नहीं, जो स्थानीय प्रजाति है उन स्थानीय प्रजातियों की भीड़ को कम कर देते हैं, और जो वहां के स्थानीय जो वन जीव हैं
उन वन जीवों के लिए जो भोजन होता है उन भोजन की उपलब्धता को भी ये कम कर देते हैं। तो एक तरीके से वहां की जैव विविधता पर ये नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इसलिए इन जो ये स्पेक्टाबिलिस और ध्यान रखिएगा लेंटाना कमारा जो कि एक आक्रामक खरपतवार है, इन खरपतवारों को खत्म करने के लिए एक व्यापक रणनीति बनाई जा रही है, ठीक है, वहां के मधुमलाई वन विभाग के द्वारा। इसलिए जो है ये वन जो ये आपका अभ्यारण्य ये चर्चा में रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है ध्यान रखिएगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि ये सेना स्पेक्टाबिलस और लेंटाना कमारा क्या है। पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में लेंटाना कमारा चर्चा में रहा है, ये क्या है, क्या ये कोई जीव है, क्या ये कोई ये है, फिर एक ऑप्शन दे देगा कि ये आक्रामक खरपतवार है। तो ये चीज आपको इंपॉर्टेंट से ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कैसे बनाते ये भी इंपॉर्टेंट है, और आपके माइंड में एक चीज और भी चलना चाहिए कि एक आयोग जब एग्जाम पेपर बना रहा होगा तो वो किस तरीके से क्वेश्चंस को बना सकता है, ये भी टैक्टिक्स आपको पता होनी चाहिए। कब आएगी, जब आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे होंगे, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देख रहे होंगे। प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए उसको स्किप करने की गलती नहीं करिएगा। जब भी पढ़िए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को साथ में देखते हुए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ट्रैक एशिया कप 2022 साइकिलिंग टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा? केरला, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? तो कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए साथ में, ठीक है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, केरला जो है वो ट्रैक एशिया कप 2022 साइकिलिंग टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है, ठीक है, जो कि कब होने वाली है दोस्तों? 25 से लेकर के 28 नवंबर में होने वाली है, ठीक है। इस टूर्नामेंट को देखा जाए, यह टूर्नामेंट सबसे बड़ी साइकिलिंग प्रतियोगिता जो है स्पर्धाओं में से एक है, और इस कार्यक्रम में देखा जाए एशिया के लगभग 25 से अधिक देश के लोग के लगभग जो है 200 साइकिल चालक जो है वो भाग ले रहे हैं, ठीक है। और इसमें ध्यान रखिएगा ये जो ट्रैक एशिया कप है उसमें जो चयन होंगे, जो चयनित जो चालक होंगे उनको जो है पेरिस ओलंपिक के लिए जो है चयन किया जाएगा। तो एशियाई देशों के चयन के लिए आयोजित होने वाली भी स्पर्धा है। तो जो एशियाई देशों से जो खिलाड़ी जो चयनित होंगे पेरिस ओलंपिक, जो कि ध्यान रखिएगा इस वर्ष का ओलंपिक जो होने वाला है, मतलब 2022 का ओलंपिक फ्रांस की राजधानी पेरिस में होने वाला है, और उसमें जो है इसमें जो विजेता रहेंगे वो पेरिस ओलंपिक में जाएंगे, उनका जो है इस स्पर्धा के लिए भी चयन यहाँ से होगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए 2020 या 21 में, क्योंकि पेंडेमिक के दौरान जो है 2020 का ओलंपिक 2021 में हो तो कहाँ पे आयोजित किया गया था ये मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने किस राज्य में भारत के पहले एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना की है? इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क की स्थापना को मंजूरी दिया है? असम में, अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में या फिर मेघालय? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश में जो है सरकार ने भारत के पहले एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना को मंजूरी दिया है। आइए इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं, क्या है ये एक्वा पार्क। तो जैसा कि केंद्र सरकार ने, हम लोगों ने देखा कि अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिला, जैसे सुबनसिरी जिले के तारीन, ठीक है, जैसे ये देखिए सुबनसिरी जिला है वहां पे, और वहां पे जीरो घाटी है, जीरो घाटी की तस्वीर आप देख सकते हैं, और यहीं पे जो है भारत के पहले एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना को मंजूरी दिया, ध्यान रखिएगा, ठीक है, भारत का पहला। इतना ही नहीं, अरुणाचल प्रदेश के जो मत्स्य मंत्री हैं जिनका नाम है तागे तकी ने 31 अक्टूबर 2022 को ये घोषणा किया था कि पूर्वोत्तर में यानी कि अरुणाचल प्रदेश में भारत के पहले फिश म्यूजियम भी बनाया जाएगा। कहाँ पे, ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये भारत का पहला फिश म्यूजियम भी बनाए जाने की घोषणा की गई है अरुणाचल प्रदेश में, और केंद्र सरकार ने बोला है कि भारत के पहले एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी अरुणाचल प्रदेश में। हम बात करते हैं ये जो स्थापना किया जा रही है, जो परियोजना चलाई जा रही है वो किस योजना के तहत? तो ध्यान रखिएगा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ठीक है, उसके तहत जो है CSS कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो घटक के तहत इसे स्वीकृति मिली है, जिसकी कुल लागत देखिए दोस्तों कितना है, 50 करोड़ है, और केंद्र की जो हिस्सेदारी होगी 45.1 करोड़ रुपए की होगी। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना यानी कि मछली उत्पादन के साथ किसानों की आयु को दुगना करने के लिए चलाई गई इस योजना की शुरुआत जो की गई थी वो केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी, वर्ष 2019 में किया गया था। और इसका उद्देश्य, इस योजना के उद्देश्य के बारे में बात किया जाए तो मत्स्य जो है प्रबंधन ढांचे को स्थापित करना। देखिए आपके सामने स्क्रीन पे एक फोटो, एक पिक्चर लगी हुई है, इसमें देखिए हमें क्या मिल रहा है
कि प्रधानमंत्री मत्स्य योजना संपदा, ठीक है, मत्स्य संपदा योजना। मेंस में आपको लिखने को आ सकता है कि इस योजना के उद्देश्य क्या है, इसका अभिप्राय क्या है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, गंभीर कमियों को दूर करते हुए उसकी क्षमता को भरपूर इस्तेमाल, जो कुछ भी मत्स्य उत्पादन के दौरान जो गंभीर कमियां हैं उन कमियों को दूर करना, और फिर क्या है, क्षमता का भरपूर इस्तेमाल, ठीक है, यानी कि मत्स्य, ये जो मछली के क्षेत्र में से संबंधित जो बिजनेस है, जो व्यापार है, उसको पूरी तरह से भरपूर इस्तेमाल करना, मछली के उत्पादन को बढ़ाना, उसकी उत्पादकता को बढ़ाना, मूल्य श्रृंखला का आधुनिकीकरण मजबूत, कटाई के बाद प्रबंध गुणवत्ता में सुधार करना, ठीक है। एक तरीके से ये जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, किसानों की आय को दुगनी करने के लिए, फिशिंग करने वाले जो किसान होंगे, जो मछली किसान होंगे, उनकी आय को दुगना करना, और इस क्षेत्र में, मत्स्य के क्षेत्र में रोजगार का सृजन करना, ठीक है। कृषि जीवी और यहाँ निर्यात में योगदान बढ़ाना, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इसका निर्यात हो सके, ठीक है, इम्पोर्ट हो सके, और मछुआरे और मछली किसानों के लिए सामाजिक शारीरिक आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना, और मजबूत मत्स्य प्रबंधन नियामक ढांचा को करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको 2019 में लॉन्च किया गया था। आते हैं अपने अगले प्रश्न पे, और आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में 41वें शारजाह, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले का उद्घाटन किया गया। तो 41 में यानी कि 41वें शारजाह अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले का उद्घाटन किया गया है। कतर में, सऊदी अरब में, संयुक्त अरब अमीरात में, या फिर ओमान में। करेक्ट आंसर इज सी, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात में 41वें शारजाह अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन किया गया। आइए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि संयुक्त अरब अमीरात का शहर है जिसका नाम है शारजाह। शारजाह शहर के जो शेख हैं जिनका नाम है सुल्तान अल कासिम, इन्होंने 1 नवंबर 2022 को 41वें शारजाह अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला, ठीक है, शारजाह इंटरनेशनल बुक, ठीक है, फेयर, इन्होंने इसका उद्घाटन किया। और यहाँ पे अगर हम बात करें शारजाह का, तो ये संयुक्त अरब अमीरात में 2 तारीख से लेकर के 13 नवंबर तक ये जो है ये मेला का आयोजन किया जाएगा। और इसको जो आयोजित किया जा रहा है इस मेले को, तो ये शारजाह बुक अथॉरिटी के द्वारा जो है आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष के संस्करण की बात करें तो इस वर्ष जो 41वें शारजाह अंतरराष्ट्रीय बुक पुस्तक मेला है, उसके देखिए थीम क्या है दोस्तों, तो द वर्ल्ड, ठीक है, द वर्ल्ड जो है, वर्ल्ड माफ करिएगा, द वर्ल्ड जो है इसकी थीम है। और इस वर्ष अगर गेस्ट ऑफ द ऑनर किस कंट्री को मिला है, तो इस वर्ष गेस्ट ऑफ द ऑनर इटली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है, इटली। अगर हम बात करें भारत की ओर से इसमें किसने भाग लिया, तो भारत की ओर से सूचना और प्रसारण मंत्रालय का प्रकाशन विभाग ने जो है इस पुस्तक मेले में भाग लिया, ठीक है। अब आते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे, और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित होलिंगो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बदलने को मंजूरी दिया है। तो केंद्र सरकार ने होलिंगो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बदलने को मंजूरी दिया है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ये ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है, मिजोरम में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, या फिर असम में। तो दोस्तों जिसका करेक्ट आंसर है वो है सी। देखिए आज फिर हम लोगों ने अरुणाचल प्रदेश के बारे में काफी पढ़ा, ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में हवाई अड्डा स्थित है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अरुणाचल प्रदेश की राजधानी देखिए दोस्तों ईटानगर है, और यहाँ पे एक क्षेत्र है जिसका नाम है होलिंगो। होलिंगो में ही स्थित है ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, और इसी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बदल दिया गया। क्या किया गया, डोनी पोलो हवाई अड्डा ईटानगर के रूप में करने की मंजूरी दिया, ठीक है, डोनी पोलो। अगर हम बात करें, ये जो नाम है डोनी पोलो, ये अरुणाचल प्रदेश की सांस्कृतिक जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है और जो परंपरा है उसका प्रतीक के रूप में, डोनी मतलब होता है सूर्य, और पोलो यानी कि चंद्रमा में लोगों की आस्था दर्शाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, डोनी सूर्य और पोलो आस्था, ठीक है। यहाँ पे हम बात करें कि इस हवाई अड्डे की, होलिंगो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का जो विकास किया, जो विकसित करने की मंजूरी दी गई थी वर्ष 2019 में दिया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। वर्तमान में देखा जाए तो 2 हवाई अड्डे हैं, कार्यरत हैं अरुणाचल प्रदेश में, क्या तेलू है, दूसरा देखा जाए तो पासीघाट है। चूंकि हम लोगों ने 2 बार अरुणाचल प्रदेश के बारे में पढ़ लिया, तो आइए थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश को भी देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत के पूर्वोत्तर यानी कि नॉर्थ ईस्ट जो है इंडिया में स्थित है, और इसी नॉर्थ ईस्ट में देखा जाए 7 स्टेट्स हैं जिनको 7 सिस्टर या 7 बहनें कहा जाता है। ये देखा जाए जो शेष भारत से, यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए आपके स्क्रीन पे मैप खुला हुआ है, जो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसको हम चिकन नेक के भी नाम से जानते हैं, ये उसी से भारत से कनेक्ट होता है, ठीक है। देखिए
फोटो देखेंगे तो एक मुर्गी की गर्दन की तरह ही आपको दिखाई देगी, ठीक है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। अगर हम बात करें किसकी, अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश इसकी देखा जाए अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है 3 देशों, जिसमें से देखा जाए उत्तर यहाँ पे पश्चिम में तो भूटान है, उत्तर में चीन है और यहाँ पे म्यांमार जो है इसके पूर्व में है। अगर हम राज्यों की बात करें तो 2 राज्य असम और नागालैंड से अपनी सीमा को साझा करता है। अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की राजधानी को दोस्तों, तो ईटानगर जो है ये इसकी राजधानी है और यहाँ के जो राज्यपाल है वो बी डी मिश्रा जो है राज्यपाल है। वही बढ़ते यहाँ पे मुख्यमंत्री अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू जो है वो यहाँ के मुख्यमंत्री है। और संसदीय क्षेत्र की बात किया जाए तो राज्यसभा में 1 सीटें हैं और लोकसभा में 2 सीटें हैं अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट का ये देश है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश से संबंधित कुछ अन्य भी करंट अफेयर्स में तथ्य रहे हैं जो भी हाल फिलहाल में चर्चा रहे, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी हाल ही में 2022 में, मतलब कुछ ही दिन पहले की बात है कि वहां पे एक उत्सव मनाया गया जिसका नाम है तोरगै उत्सव, ठीक है, महाउत्सव है, ये मनाया गया अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ देखिए जो महोत्सव वगैरह होते हैं, जो फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है। एक तरफ राज्य दे देता है, एक तरफ फेस्टिवल दे देता है, महोत्सव दे देता है, उत्सव दे देता है और मैच द फॉलोइंग करता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, तोरगै महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया था, मनाया गया था अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के अगर हम ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो कौन है भैया, संजय दत्त है, ठीक है, अभिनेता संजय दत्त है। और दुनिया की सबसे लंबी दुई लेन सड़क सुरंग बनाई जा रही है कहाँ पे दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में बनाई जा रही है, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस तरीके से था आज का हमारा 10 एमसीक्यू। अब आते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका पे, जो कि क्या है दोस्तों, फैक्ट्स ऑफ द डे, ठीक है ये फैक्ट्स लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं सबसे पहले फैक्ट्स ऑफ द डे पे। सबसे पहला फैक्ट है हमारा कि कतर में होने वाले फीफा विश्व कप 2022 में भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया किसे भाई, अभिनेता रणवीर सिंह को। अभिनेता रणवीर सिंह जो है वो फीफा विश्व कप 2022 में भारत के ब्रांड एम्बेसडर है, जिसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है दोस्तों, कतर, जिसकी राजधानी दोहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन किए हैं कहाँ पे, पुरी में, ठीक है, जो कि उड़ीसा के शहर है पुरी। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि पहले राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन या फिर स्थापना कहाँ की गई थी, दूसरे की तो पूरी देख रहे हैं। तीसरा है देश के सबसे सतत तेल और गैस कंपनी के रूप में मान्यता मिला है किसे भाई, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को, बीपीसीएल को। और चौथा है पूर्वोत्तर का पहला अम्बा, ठीक है, यानी कि एक्वा पार्क स्थापित किया जाए, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। आपदाओं से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन योद्धा, ठीक है, पूरी सेना बनाएंगे भैया, आपदा प्रबंधन योद्धा तैयार कर रहे हैं कौन भाई, उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा 5 फैक्ट्स ऑफ द डे। तो इस तरीके से आज का हमारा करंट अफेयर्स था। क्लास के दौरान मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं, उम्मीद है आप आंसर करेंगे, काफी अच्छा करते, शमशेर जी आप बहुत अच्छा आंसर करते हैं, इसी तरीके से बाकी लोग भी करिए, ठीक है, काफी आपको अच्छा लगेगा, आप खुद भी बहुत मोटिवेट होंगे जब आप आंसर करेंगे तो, ठीक है। मैं आप लोग के आंसर का रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, ये मत सोचिएगा, मैं देखती नहीं, मैं बिल्कुल देखती हूँ, रिप्लाई भी करूंगी, जल्दी आप लोगों से लाइव भी मिलूंगी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।